गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, शुभोदय। थर्ड सेमेस्टर का जो है सिलेबस में हमें 6 निबंध रखे गए, 7 निबंध हैं, 6 से 7 निबंध हैं। तो उसमें जो पहला निबंध है, दूसरा निबंध है विद्यार्थी और राजनीति, वो मैं आज आपको पढ़ाने की सोच रहा हूँ, पढ़ाऊंगा। विद्यार्थी और राजनीति। तो विद्यार्थी और राजनीति, इस निबंध के माध्यम से हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या विद्यार्थियों को राजनीति के अंदर जाना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों के जहां पर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जो हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी, एजुकेशन व्यवस्था, शिक्षा की नीति जो थी, जिसमें 10+2+3 और उसका 2 साल का जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ाई होती है, जिसको हम पीजी की पढ़ाई कहते हैं, या फिर उसके बाद फिर एमफिल या पीएचडी या फिर जो भी है पढ़ाई है, वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हों या प्राइवेट कॉलेजेस हों, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हों, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हों, तो उसके अंदर विद्यार्थियों का योगदान क्या होगा, विद्यार्थियों के हक क्या हैं, उनको क्या क्या चीजों को, उनको किन किन चीजों की, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। अगर उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो वो किस तरह से अपनी अपनी बात को रख पाएंगे। तो इस निबंध के माध्यम से मैं आपको थोड़ा ये बताने की कोशिश करूंगा, विद्यार्थी और राजनीति है क्या। क्या विद्यार्थियों को राजनीति के अंदर आना चाहिए, या राजनीति के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ ये हुआ कि जो डायरेक्ट, मतलब यह जो है प्रमुखता, राजनीति का मतलब यही समझते हैं कि या तो राज्य की राजनीति, जहां पर अलग अलग पार्टियों के माध्यम से हम जो है इलेक्शन लड़ते हैं, और इलेक्शन लड़कर फिर जो है हम गवर्नमेंट को स्थापित करते हैं या विपक्ष में बैठते हैं, या फिर देश की राजनीति, जहां पर हम ये देखते हैं कि जहां पर जो है भारत देश की जो राजधानी है, या फिर और राजधानी में भारत के देश की राजधानी, राज्य को चलाने के लिए जो जो अलग अलग पार्टियों के माध्यम से व्यक्ति खड़े होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, और अपनी अपनी बात जनता के सामने रखते हैं, और जनता को जो अच्छा लगता है उसके माध्यम से उसको जिताया जाता है। तो एक राजनीति का हमें स्वरूप हमको ये दिखाई देता है, मोटा स्वरूप हम जिसको कहते हैं। तो फिर इसमें विद्यार्थी कहां से आया? तो कहते हैं कि विद्यार्थी राजनीति सीखेगा कहां से। राजनीति है क्या? राजनीति का मतलब ये है कि हम अपने हक की बात करें। जो संविधान ने हमें हक दिए हैं, संविधान ने जो हमें सहूलियतें दी हैं, या संविधान के द्वारा हम जो जिन नीतियों पर चलते हैं, उन सब नीतियों पर चलने के लिए विद्यार्थियों को जानना बहुत जरूरी है। अब वो जब नीतियां जानेंगे, संविधान के जो अनुच्छेद है उन सबको हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, तब जाकर हमको पता लगेगा कि राजनीति हमको कॉलेज लेवल में, मतलब जो है महाविद्यालय स्तरीय समझिए या विश्वविद्यालय स्तरीय, वहां पर हम किस तरह से जो है राजनीति में भाग लेंगे, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये बात आई क्यों, विद्यार्थी और राजनीति। जब हम देखते हैं कि भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, एक तरह से भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर लड़ाइयां हो रही थी, मतलब हम जो है स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो वहां पर जो है हम ये देखते हैं कि सिर्फ जो लोग जो है राजनीति के अंदर थे वही लोग नहीं, हर व्यक्ति अपने अपने जगह पर, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो, शहर का व्यक्ति हो, शहर में जो व्यक्ति कल कारखानों में काम कर रहे थे, मजदूर के रूप में थे, वहां पर भी जो है यूनियन बनाई गई। तो यूनियन किस लिए बनाई गई? एकता के लिए। तो यूनियन बनाई एकता के लिए, किस बात की एकता के लिए? मजदूरों की एकता के लिए। तो मजदूरों की एकता के लिए जब यूनियन बनी तो उसके अंदर 2-3 चीजें आई। जब हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम को हम देखते हैं तो 2 चीजें हमें दिखाई देती है। एक तो हिंसा के द्वारा, मतलब जो है हिंसा या शस्त्र के द्वारा, हम हिंसा शब्द यूज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे इस शब्द का, क्योंकि हिंसा का मतलब थोड़ा लंबा हो जाता है, उसके अंदर जो है बुराइयां भी आ जाती है। हम ये कह रहे हैं कि शस्त्र के द्वारा जो है स्वाधीनता प्राप्त करें। जिन शस्त्रों को लेकर जो है अंग्रेज हम पर अत्याचार कर रहे थे, जिन शस्त्रों को लेकर अंग्रेज हमारे पर दमन कर रहे थे और अपना राज्य चला रहे थे, ऐसे शस्त्रों को लेकर हम उनके विरुद्ध जो है आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे,
एक ये रास्ता था। और दूसरा रास्ता था जिसको हम कहते हैं कि कांग्रेस ने अपनाया था, महात्मा गांधी ने तो बाद में अपनाया, मतलब कांग्रेस ने अपनाया था, कि जहां पर गोखले या फिर लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक के बाद महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जब भारत में आए साउथ अफ्रीका से, फिर उन्होंने अहिंसा के द्वारा जो है, अहिंसा के द्वारा, सत्य के द्वारा जो है इस भारत को, भारत की स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था भारत का, उसमें उन्होंने जो है परिवर्तन लाया। तो मतलब दो रूप थे, एक तो अहिंसा का रूप था और एक शस्त्रों को लेकर, जिसके हम ये मानकर चलते हैं कि बिहार में जो बंगाल से जो सशस्त्र आंदोलन चला, वहां से लेकर फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अल्लूरी सीताराम राजू, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हम जिसको मानते हैं, मंगल पांडे से लेकर फिर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, इन लोगों से जो प्रारंभ हुआ वो सशस्त्र आंदोलन था कि शस्त्र के द्वारा हम जो है आजादी को प्राप्त करेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ विद्यार्थी और राजनीति की ये थोड़ा आपको जो है जो पूर्ववर्ती चीजें उनको जानना आपको बहुत जरूरी है। तो उसके बाद जो है अहिंसा, तो हुआ है कि क्योंकि शिक्षा पद्धति भारत में जो है लॉर्ड मैकाले ने जो है पश्चिमी शिक्षा पद्धति प्रारंभ की, तो उन्होंने स्कूल खोले, फिर गुरुकुल स्कूलों के बाद जो उन्होंने कॉलेज जिनको हम महाविद्यालय कहते हैं वो खोले गए, उसके बाद यूनिवर्सिटीज खोली गई, विश्वविद्यालय अलग अलग जगहों पर। तो वहां पर जो है विद्यार्थियों के अंदर राजनीति पनपी। तो किस रूप में पनपी? क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि प्रजातंत्र जो है ब्रिटेन में जो प्रजातंत्र है, इंग्लैंड में जो प्रजातंत्र है, वो प्रजातंत्र हमारे पास नहीं है। जो उन लोगों को जो है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, वहां का जो संविधान है, और संविधान ने जो मूलभूत, जो संविधान के द्वारा प्रदत्त जो है मूलभूत जो चीजें दी गई है एक सामान्य व्यक्ति को अधिकार दिए गए, वो अधिकार हमारे पास नहीं थे। तो जब यहाँ के विद्यार्थी वहां पर पढ़ने के लिए गए, चाहे वो राजा राममोहन राय से लेकर, उनसे पहले से लेकर बाद तक जो भी यहाँ से पढ़ने के लिए, चाहे इवन महात्मा गांधी खुद बैरिस्टर के पढ़ने के लिए, उसके बाद जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर गए पढ़ने के लिए, तो उन्होंने वहां पर देखा कि उनके संविधान, वहां का जो संविधान और संविधान के अंदर जो मूलभूत अधिकार है, व्यक्ति के जो मूलभूत अधिकार है, वो मूलभूत अधिकार जो है हमें यहाँ पर नहीं है हिंदुस्तान का। और वही लोग शासन कर रहे हैं जो जिन मूलभूत अधिकारों के बारे में कह रहे हैं, मूलभूत अधिकारों के बारे में काम चल रहा है, जिन अधिकारों को लेकर वहां ग्रेट ब्रिटेन में जो है शासन चल रहा था, वही अधिकार हमको यहाँ पर वही अंग्रेज हमको देने को तैयार नहीं। तो ये सब चीजें जो हैं कॉलेजों से प्रारंभ होती है। हम ये देखते हैं सामान्य जन तो प्रारंभ होती है कॉलेजों से, जहां पर जो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़कियां, शिक्षा प्राप्त करते हुए उन लोगों ने जो है शिक्षा के द्वारा जो है, और वहां पर शिक्षा के द्वारा शिक्षा को प्राप्त करते हुए उन्हीं कॉलेजेस के अंदर, उन्हीं विश्वविद्यालयों में इन्होंने अपनी राजनीतिक एक रूपरेखा बनाई, और वहां से वो प्रेरित भी हुए, और फिर उसके बाद जो उन्होंने राजनीति के अंदर प्रवेश भी किया। ये चीजें हमें दिखाई देती हैं। जब कल कारखाने हिंदुस्तान के अंदर प्रारंभ हुए, भारत के अंदर जब कल कारखाने प्रारंभ हुए, तो कल कारखानों के अंदर भी यूनियंस बने, अलग अलग जो ये कहेंगे कि ट्रेड यूनियन जिनको कहते हैं, अलग अलग पार्टी से संबंधित, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हो, कांग्रेस से संबंधित हो, या फिर अलग अलग जो पार्टियां थी उस समय, उन पार्टियों से संबंधित जितने भी यूनियंस थी, उनके द्वारा जो है मजदूरों के अंदर जो एक राजनीतिक चेतना, तो राजनीतिक चेतना का मतलब ये होता है कि हमारे जो मूलभूत अधिकार हमें दिए गए, तो मनुष्य, प्रकृति ने, देखिए शासन से पहले, व्यवस्था से पहले, या फिर ये कहें कि संविधान से पहले हमको प्रकृति ने जो है मूल रूप से मूलभूत अधिकार दिए। प्रकृति, एक व्यक्ति जब इस धरती पर पैदा होता है तो उसका मूलभूत अधिकार यह है कि उसको रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीजों की आवश्यकता है, और प्रकृति अपने आप में देती है। और प्रकृति जो है सबको समान अवसर देती है और समान रूप से देती है। जब व्यक्ति को नहीं मिलता है इन तीन चीजों का अधिकार, मूलभूत अधिकार जो इसके हैं उस पर वो नहीं मिलता, तब उसके अंदर जो है विप्लव की बात, क्रांति की बात, या बदलाव की बात, या फिर उन चीजों को प्राप्त करने के लिए किस तरह से मैं प्राप्त करूं, ये चीजें जो है उनके अंदर डेवलप होती है व्यक्ति के अंदर। फिर जो है वो सामाजिक रूप से ही प्रारंभ हो जाता है। तो विद्यार्थी और राजनीति, जब मैं आपको ये लेसन पढ़ा रहा हूँ, ये निबंध पढ़ा रहा हूँ, तो प्रश्न ये उठा कि विद्यार्थियों को क्या राजनीति के अंदर जाना चाहिए, या राजनीति जो विश्वविद्यालय के अंदर होनी चाहिए, या फिर ये कहिए कि महाविद्यालयों के अंदर होनी चाहिए, उससे क्या नुकसान है, उससे क्या फायदे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि
जब हमारी पढ़ाई चल रही होती है तो उस पढ़ाई के वक्त याद रखिएगा कि उस पढ़ाई के वक्त हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है, इस समाज ने, इस देश ने, इस जाति ने हमें क्या अधिकार दिए और हमारे खुद के अधिकार क्या है, और इन अधिकारों को हम प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किस रूप से प्राप्त करेंगे, उसका रास्ता क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है। तो मैं आपको लेसन में पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। देखिए, एक विद्यार्थी जीवन जो है, एक मानकर चलिए विद्यार्थी जीवन जो है, समय, जीवन का समय जो है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो है पहली बार कक्षा में पढ़ने के लिए जाता है, पहली कक्षा में, आजकल तो एलकेजी यूकेजी स्टार्ट हो गए, पर पहली कक्षा जब वो कम से कम 5 साल की उम्र का हो चुका होता है, तो वहां से जब वो प्रवेश करता है शिक्षा के लिए, तब से लेकर हो सकता है कि वो इंटरमीडिएट में अपनी शिक्षा को खत्म कर ले, या फिर उसके बाद फिर डिग्री तक पढ़े, या उसके बाद जो है वो पीजी भी करे। तो ये पूरा शिक्षा का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण समय है। यहाँ पर जो है हम लोग अक्षर ज्ञान से लेकर, मतलब ABCD जिसको इंग्लिश में कहेंगे, या फिर A से लेकर, जब हम वहां से पढ़ाई शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसके अंदर आता क्या है, पढ़ने के अंदर पहले तो अक्षर होते हैं, फिर अक्षरों के बाद अक्षरों के द्वारा किन्हीं वस्तुओं का, पशुओं पक्षियों हो या प्रकृति संबंधी जितने भी चीजें, उन सबका हम धीरे धीरे ज्ञान करते हैं, ज्ञान लेते हैं। हमें मालूम होता है कि ये इस वस्तु का नाम यह है, माता पिता बताते हैं। जैसे अ से अनार, तो अनार के बारे में हमें मालूम है कि वस्तु यह है, क्योंकि माता पिता दिखाते हैं। पर भाषा के रूप में अनार कैसे लिखा जाएगा, भाषा का रूप क्या है, ये वहां से प्रारंभ होता है। फिर हम सीखना शुरू कर देते हैं, शब्दों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम शब्दों को जोड़ते हैं, एक वाक्य को जोड़ना शुरू कर देते हैं, वाक्य के बाद वाक्य के अंदर जो भाव है, अर्थ है, उनको जानना शुरू कर देते हैं। तो जब उस अर्थ के द्वारा हम उस अर्थ पर चलते भी, और उस अर्थ को जानने के बाद उसकी व्यापकता को धीरे धीरे हम समझना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थी जीवन जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय है मनुष्य के लिए। इस काल में विद्यार्थी जीवन जिन विषयों का अध्ययन करता है, अथवा जिन नैतिक मूल्यों का को वह आत्मसात करता है, आगे जो उसका जीवन गुजरेगा वो जो है इसी पर आधारित है। इस पर जो उसने अपने प्रारंभिक जीवन में, विद्यार्थी जब विद्या पढ़ रहा था, वो ज्ञान को प्राप्त कर रहा था, ऐसे समय में जब वो पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय उसको जिन विषयों का ज्ञान हुआ, विषयों को पढ़ाया गया, जिन विषयों को पढ़ाया गया, विषय बहुत सारे हो सकते हैं। 10वीं तक तो हम लोग सभी विषय पढ़ते हैं, भाषाएं पढ़ते हैं, संस्कृत, हिंदी हो, इंग्लिश हो, और फिर प्रांतीय भाषा, जिस प्रांत के आप लोग हैं वहाँ की प्रांतीय भाषा आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, वो है। उसके बाद फिर सिविक्स है, फिर साइंस है, मैथ्स है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो इनमें जो हम जिन विषयों को इसमें पढ़ाया जा रहा है, स्पेशली हम कहेंगे मैथ्स और साइंस को छोड़कर, अगर हम सिविक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो सिविक्स में पढ़ाया क्या जाता है, मनुष्य की प्रगति, मनुष्य का समाज, और उसमें मनुष्य की स्थिति क्या है, मनुष्य के अधिकार क्या है, मनुष्य के कर्तव्य क्या है, समाज के अंदर वो रहते हुए समाज के प्रति उसके कर्तव्य क्या है, इन्हीं चीजों को सिविक्स के अंदर हमको पढ़ाया जाता है। तो सिविक्स के अंदर जो है सामाजिक विज्ञान आता है, और फिर जो है इतिहास भी आता है। तो इतिहास में हम ये देखते हैं कि उस पढ़ाई के माध्यम से ये इतिहास में जो महापुरुष हुए हैं, या जो फिर महापुरुषों के अलावा जो उनके प्रतिरूप जो हुए, मतलब जिनको हम ये मानकर चलते हैं कि वो असुर थे या फिर बुरे लोग थे, तो अच्छा और बुरा का जो संघर्ष है वो हम पढ़ते जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि जो बुरा व्यक्ति है उसके पराभव, और जो अच्छा व्यक्ति है उसकी जीत हमको दिखाई दे। तो इसके माध्यम से हमको क्या समझ में आता है कि मनुष्य को वैसा होना चाहिए। तो शिक्षा के माध्यम से मनुष्य को मनुष्यता की तरफ शिक्षा ले जा रही है, चाहे भाषा के रूप में हो, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, संस्कृत हो, या फिर जैसे मैंने कहा कि सिविक्स, जिसके अंदर सामाजिक विज्ञान भी है और इतिहास भी। तो इनके माध्यम से मनुष्य जो है धीरे धीरे, एक विद्यार्थी जो है शिक्षा को ग्रहण करते हुए अपने आत्मा को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने बुद्धि को धीरे धीरे जो है वो मनुष्यता की तरफ जाता है, बढ़ते हुए जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे आगे का जीवन जो बीतेगा, विद्यार्थी दशा खत्म होने के बाद, विद्यार्थी जब कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय तक भी, जब आगे की जिंदगी में हम आगे बढ़ेंगे, तो ये जो है किसी एक घर को बनाने से पहले जिस तरह से हम जो है
नींव को बनाते हैं तो ये नींव का काम करते हैं। आपके विचार जैसे बनेंगे इस समय में, वही आप जाकर जो है आप अपने जीवन में उसको जीवन की जीवन के राह को, जीवन के रास्ते को निर्धारित करेंगे, आपके नैतिक मूल्य जो बनेंगे वो। तो विद्यार्थी जीवन का जो है, मनुष्य के जीवन में जो विद्यार्थी जीवन समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर आपकी आगे की जिंदगी हम गुजरेगी। तो कह रहे हैं कि पुस्तकों के अध्ययन से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, परंतु इसके अतिरिक्त अनेक बाह्य कारण भी है उसकी जीवन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पुस्तकीय ज्ञान जो है, पुस्तकीय ज्ञान है क्या? पुस्तकीय ज्ञान यह है कि जो हमसे पहले लोग हुए हैं उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं, उन्होंने जो कुछ अपने जीवन के अंदर देखा, चाहे वो काव्य के रूप में हो, गद्य के रूप में हो, पद्य के रूप में हो, या फिर ज्ञान और विज्ञान के रूप में, उन सबको हमारे सामने रखा। तो एक होता है ये पुस्तकीय ज्ञान, जो हम पुस्तक के द्वारा सीखते हैं। दूसरा होता है कि जीवन के अंदर जो बाह्य ज्ञान है, मतलब जब हम जीवन में अपने जीवन को एक तरह से कहिए कि रोज सवेरे से उठने से लेकर रात के सोते समय तक हमारा जो जीवन का चक्र चलता है, समय का रथ चलता रहता है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हम सीखते रहते हैं। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो है उसको बोलियां नहीं आती, उसको भाषा के बारे में कुछ मालूम नहीं है, उसको चलना नहीं आता। धीरे धीरे जो है माँ जो है धीरे धीरे उसको सिखाती जाती है। तो ये सिखाना जो है पुस्तकीय ज्ञान नहीं, ये सिखाना क्या है? ये सिखाने का मतलब होता है कि माँ या पिता या माता या पिता या जो घर के अंदर जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपने आचरणों के द्वारा, अपने बातें बताते हुए, जो उस बच्चे को समझ को नहीं आती है और उसको क्या कहते हैं दोहराता रहता है, तो वो सीखता है। तो अब सीखना जो है याद रखिएगा कि मनुष्य के जीवन के अंदर हर समय लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो गए, 25 साल की उम्र हो गई, हमने नौकरी प्राप्त कर ली तो हमने सब कुछ सीख लिया, नहीं। सीखना जो है बाह्य रूप में, मतलब जो बाहरी संसार से हम जो कुछ सीखते हैं वो सीखना जो है हमें समय लगता है। हर बार नई चीजें हमको सीखनी पड़ती है, हर बार नई चीजें हमको समाज बताता है, हर बार नई चीजें हमको पता लगती है कि नहीं हमने जानते नहीं और हमको ये जानना बहुत जरूरी है। तो बाह्य तो दो तरीके से, मतलब जो है शिक्षा जो है दो तरीके की होती है। एक तो अध्ययन के द्वारा जो पुस्तकों के माध्यम से मिलती है, एक वो है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी भाषा के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ या फिर व्यावहारिक जीवन। तो मतलब जिनके साथ हम रह रहे हैं या जो हमारे जीवन के अंदर आते हैं लोग, और जिनके साथ भी हम लोगों का इंटरेक्शन होता है, संवाद होता है, उनके द्वारा हम जो सीखते हैं हम दूसरों को सिखाते हैं। तो ये प्रक्रिया है एक तरह की। फिर कह रहे विभिन्न प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवेश उसके जीवन में प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से प्रभाव डालती है। तो व्यक्ति के जीवन के अंदर, विद्यार्थी जीवन में, तो विद्यार्थी जीवन में नहीं मतलब पूरे जीवन के अंदर, जब मैंने जैसे कहा कि जब से मनुष्य पैदा होता है मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो होता यह है कि हमारे आर्थिक परिस्थितियां हो या धार्मिक परिस्थितियां हो या राजनीतिक परिस्थितियां हो, ये जो है हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ धीरे धीरे प्रभाव डालती रहती है। तो कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में प्राप्त अनुभव व ज्ञान आगे चलकर जो है हमको व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हमने जो कुछ विद्यार्थी जीवन के अंदर सीखा, समझा, पढ़ा और गुना, वो जो है आगे के जीवन के अंदर हमें वो काम देती है, वो हमें पता लगता है कि हमको किस तरफ जाना है। तो एक जो है राजनीति है क्या, ये आपको जरा समझना बहुत जरूरी है। इसको मैं बाद में अब धीरे धीरे आपको मैं समझाता चलूं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो जानते हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं कि सोशल एनिमल, प्राणी है। अतः वह जहाँ निवास करता है उसके आसपास होने वाली घटनाओं को प्रभाव से वो प्रभावित तो होता ही है। हम जहाँ पर रहते हैं, चाहे वो परिवार हो, गली, जिस परिवार में रह रहे हैं उस परिवार के अंदर जो कुछ हलचल होती है, जो कुछ अच्छा या बुरा होता है, वो सब हम पर प्रभाव डालता है। वो किस तरह से प्रभाव डालता है कि अगर आप एक सुशिक्षित परिवार के अंदर, तो वहाँ की जो भाषा होगी, उस घर में जो बोली जाने वाली भाषा है, उसका प्रभाव आपके जीवन पर रहता है। तो आपकी धीरे धीरे जो है उस तरह से भाषा बनती जाती है अगर आप सुशिक्षित परिवार से। और अगर आपका पूरा परिवार अशिक्षित है, जहाँ पर शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं है, तो वहां पर जो है बोली जाने वाली भाषा है घर में, उसका प्रभाव आपके पड़ता है और वही उसी भाषा को आप ग्रहण भी करते हैं। अगर जिस गली मोहल्ले के अंदर, या फिर ये कहिए कि जिस घर के अंदर गाली गलौज दी जाती है, हर शब्द के, हर वाक्य के बाद एक गाली, हर वाक्य के बाद एक ऐसा शब्द बोला जाता है जो सभ्य जीवन के अंदर, सभ्य समाज के अंदर शायद उसको ठीक ना माना जाए, तो आपकी बोली भी वैसी हो जाएगी। और जब आप घर से बाहर निकलेंगे उसी तरह से बोलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ये देखिए कि हम हिंदी की जब बात करते हैं, तो हिंदी जो भाषा हम बात कर रहे हैं, मैं जिस हिंदी में पढ़ा रहा हूँ वो उस हिंदी में, और जो है हैदराबाद जो
पुराना पुराना शहर हैदराबाद है जहां पर उर्दू और दक्षिणी हिंदी मिलाकर बोला जाता है, तो वो अलग है, टोटल एकदम अलग से है। तो मैं आपको एक उदाहरण इसलिए समझा रहा हूँ कि वहां पर रहने वाले चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, तो वो जिस घरों में आसपास या गलियों में जो बोलने वाली भाषा है उसी को लेकर वो बोलेंगे। तो वो भाषा और भाषा में निहित अर्थ, ये जो है हमारे मनुष्य के, एक मनुष्य को जो है गढ़ती है या बनाती है, ये तो उसका प्रभाव हम पर होगा ही। उस राष्ट्र की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियां उसके जीवन पर प्रभाव डालती है। अब ये कह रहे हैं कि घर से लेकर राष्ट्र तक, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, उस राष्ट्र के अंदर, उस राज्य के अंदर जो जो घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं मैंने कहा जैसे कि अलग अलग होती है, अलग अलग समय में के अंदर अलग अलग घटनाएं होती हैं, तो उन घटनाओं के कारण जो है उसके विचारों को विचारों को बनाती भी है और प्रभाव भी डालती है, जो वो सोच रहा है, वो जो समझ रहा है। सामान्य तौर पर 3 लोगों की धारणा यह है कि विद्यार्थी जीवन में राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए। अभी पिछले 4-5 साल से हम ये देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से ये माना जा रहा है, वो शायद इससे पहले भी माना जाता था। अब ये देखिए कि 1983-84 के बाद, जब अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, मतलब जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तब बात करते हैं, तो सभी हमारे कॉलेजों में जो है, यहाँ के गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में हर साल जो है एडमिशन होने के बाद चुनाव होते थे, और चुनाव में जो है लड़के और लड़कियां, लड़कियों की तरफ से भी लड़कियां खड़ी होती थी और उनका अपना रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, लेडीज रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं। उसके बाद लड़के खड़े होते थे। तो वहां पर उस समय तक जो है, ये कहिए कि यूनिवर्सिटीज के अंदर कहिए या फिर या तेलंगाना के अंदर जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस थे, उसके अंदर एबीवीपी, पीडीएसयू, आरएसयू, एनयूसीआई, इस तरह के अलग अलग जो है विचारधाराओं को लेकर पार्टियां थी, और विचारधाराओं को लेकर जो पार्टियां थी वो अपनी अपनी बातें रखती थी। और आज भी जेएनयू, अगर हम दिल्ली जेएनयू जाएं या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जाएं या डीयू जाएं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएं, तो वहां पर आज भी वही, अगर हम उस्मान यूनिवर्सिटी जाएं तो है। तो अलग अलग विचारधाराओं को लेकर जो पार्टियां अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर चलती हैं, वो पार्टियां विद्यार्थियों के अंदर जो है एक नए जो राजनीतिक विद्यार्थी जो होंगे, जहां से नया जो है लोग चुन बाद में जो है क्या कहेंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर, सक्रिय पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर जो भाग लेंगे, वहां से निकलते हैं यूनिवर्सिटी से। तो वहां पर अपनी अपनी बातें रखते हैं कि हाँ, मेरी पार्टी या मेरा अनुभव या फिर मेरी विचारधारा जो है, मेरे सिद्धांत ये है, और इनको लेकर मैं खड़ा हो रहा हूं, और इनको लेकर जो है मैं लड़ूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा। और अगर आपको मेरी बात आपको सही लगती है तो आप मुझे चुनकर लाइए। तो उस समय 2 साल के लिए, 1 साल के हर साल चुनाव होता। तो मैं आपको उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि उसके बाद हुआ कि ये चुनाव जो है हिंसा से युक्त हो गए। हम देखते हैं कि पिछले 1 साल पहले एक फिल्म आई हुई थी, जॉर्ज रेड्डी करके, आपने देखा होगा, तेलुगु में जॉर्ज रेड्डी, जो यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ। वो एक तरह से पीडीएससी के विद्यार्थी थे, और उनकी भाषा, उनके संस्कार, उनकी सोच, मतलब पॉलिटिकल सोच, जिसको हम राजनीतिक सोच कहते हैं, उस सोच को लेकर वो चल रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से जब हत्याएं प्रारंभ हुई विद्यार्थियों के अंदर, यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालयों के अंदर, या कॉलेजेस जो महाविद्यालय के अंदर, तो ये जो रक्तपात प्रारंभ हुआ, तो पहली बार जो है जब यहाँ पर तेलुगु देशम के, मैं उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रश्न उठता है कि विद्यार्थियों को राजनीति के अंदर भाग लेना चाहिए नहीं, या नहीं भाग लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और भाग नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आज पिछले 6-7 साल में, 8 साल में हमको फिर वही बातें सुनाई दे रही है कि विद्यार्थियों को जो है राजनीति के अंदर नहीं भाग लेना चाहिए। पर जो बात ये आज लोग ये कह रहे हैं, ये वही लोग थे जो विद्यार्थी जीवन में 1975 जब भारत में पहली बार कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, तो ये वही विद्यार्थी थे जो अपने अपने विश्वविद्यालय से निकले, पटना विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली जेएनयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहां से वो लोग निकले, और निकल कर ही आगे जाकर वो लीडर भी बने और प्रधानमंत्री भी बने कुछ लोग।
और उन्होंने जो है अपनी पार्टी भी बनाई और उन्होंने राज्यों के अंदर अपनी ये कहिए कि कांग्रेस को हराकर अपने राज्य की स्थापना की अपने पार्टी के द्वारा, और फिर दिल्ली में भी। तो ये वो विद्यार्थी थे जो यूनिवर्सिटी से निकले। तो जो लोग पढ़कर निकले वहां से, जिनकी विचारधाराएं अलग थी, कांग्रेस से अलग थी ये कहिए, या फिर अपनी अपनी विचारधाराओं को लेके निकले और उन्होंने देश को बदल दिया, देश की राजनीति को बदल दिया। तो विद्यार्थी अगर कॉलेज में पढ़ते हुए, विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए राजनीति की बातें सीखता तो कोई बुरी बात नहीं। पर जैसे मैंने कहा कि क्योंकि हम आंध्र प्रदेश में हैं, अब तेलंगाना में तो उसको उदाहरण आपको देना मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि वो इसलिए कि जब तेलुगुदेशम पार्टी स्थापित हुई तो सभी लोगों ने, विद्यार्थियों से लेकर और मजदूरों से लेकर किसानों से लेकर, ज्यादातर किसान से लेकर शहरी लोगों ने जो है पूरे आंध्र प्रदेश को बदल दिया। कांग्रेस की आ रही है, तेलुगुदेशम जो है जीती और हमारे जो एनटी रामाराव साहब हैं वो मुख्यमंत्री बने। पर उनके बनने के बाद उन्होंने एक अध्यादेश पारित किया, अब से जो है यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो है सक्रिय राजनीति नहीं होगी, और सक्रिय राजनीति नहीं होगी, और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो यूनियंस बनाई गई थी, विद्यार्थी यूनियन जिनको कहते हैं, विद्यार्थी संगठन जो बनाए गए थे कॉलेजेस के अंदर, वहां पर कोई खड़ा नहीं होगा, और खड़े होकर कोई भी जो है कोई भी चुनाव नहीं होंगे। तो तब से लेकर आज तक जो है वैसे ही चला आ रहा है। अब जो है चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते, जैसे मैंने कहा कि जब प्रत्यक्ष चुनाव हो रहे थे तो हिंसा भी होती थी। हमारे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में कहिए, गुजरात में, महाराष्ट्र में वैसे नहीं है। पर अभी भी जो है जेएनयू, जिनको हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहते हैं, कहेंगे कि जो दिल्ली में डीयू है, तो वहाँ के जो संबंधित कॉलेज में, वहां पर आज भी चुनाव होते हैं और लोग जीत कर भी आते हैं। एक पार्टी जीत कर आती है, एक पार्टी के लोग हार भी जाते हैं। तो उसके द्वारा वो विद्यार्थी वो सीखता क्या है उन सिद्धांतों को लेकर सीखता है कि मुझे आगे जाकर सक्रिय राजनीति के अंदर किस पार्टी में शामिल होना है, और इस पार्टी के क्या शामिल होकर मुझे इस व्यवस्था को या इस सरकार को या फिर इस देश को किस तरह से, समाज को बदलना है। ये वो राजनीति के माध्यम से सीखता है। तो जैसे इस में कहा गया है कि आज हम ये मानकर, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति का समावेश विद्यार्थी जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों का काम यह है कि पढ़ना है, और पढ़ाई करते वक्त अगर वो राजनीति के अंदर भाग लेंगे तो उनकी पढ़ाई पूरी तरह से नहीं होगी और पढ़ाई जो है अधूरी रह जाएगी। प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि प्रश्न ये उठता है कि समाज के अंदर जो बदलाव हो रहा है, समाज के अंदर जो संघर्ष है, देश के अंदर जो बदलाव और संघर्ष है, जहां गरीबी और अमीरी की बात हो रही है, जहां जाति पाति व्यवस्था की बात हो रही है, जहां पाखंडों की बात हो रही है, जहां पर अंधविश्वास की बात हो रही है, जहां पर आर्थिक रूप से लोग जो पीछे रह गए और बहुत सारे लोग आगे निकल गए। प्रतिशत में जो है वो लोग जो है बहुत ही कम है, पर इतना ज्यादा कमा रहे हैं कि पूछिए मत। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास रहने के लिए, मतलब उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो प्रकृति ने जन्म सिद्ध अधिकार दिए कि रोटी, कपड़ा और मकान, वो रोटी ना उसके पास रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। तो ये सब जो समाज के अंदर चल रहा है, जब वो एक लड़का, एक विद्यार्थी पढ़ते हुए देखता है कि मेरा परिवार और मेरा गली मोहल्ला, और उसके बाद जब वो पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलता है, जब वो देखता है, तो क्या वो प्रेरित नहीं होगा? क्या उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा? और जब प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित ही है कि उसके विचार बनेंगे, और वो उन माहौल को देखकर, उन परिस्थितियों को देखकर उसके मन में ये बात तो उठेगी कि इस समाज को मैं बदलूं। जिस समाज से मैं आ रहा हूं, जिस वर्ग से मैं आ रहा हूं, जिस जाति से मैं आ रहा हूं, उस जाति के अंदर इतना अन्याय है, इतना वर्ग भेद है, इतना वर्ण भेद है, इतना ऊंच नीच है, तो मैं इसको बदलूंगा ही। और ना बदलूं तो कैसे ना बदलूं, क्यों ना बदलूं? जब हम भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो वो शिक्षा, वो जो है एजुकेशन, जब वो पढ़ाई कर रहे तभी उन्होंने अपने साथ बुरा बर्ताव देखा। जब वो बहुत छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो उनको बाहर खड़ा किया गया, घड़े को उनको छूने नहीं दिया गया। तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अंदर, कुछ लोग अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, और एक मैं हूं, मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे छूने का, किसी भी वस्तु को छूने का अधिकार नहीं है। अगर मैं किसी वस्तु को छूता हूं तो वो अपवित्र हो जाता है दूसरों के लिए। तो निश्चय ही है कि मन में ये बातें उठेंगी। हाँ, ये बातें उस समय उनके मन में उठी। आज की परिस्थितियां अलग है। आज के
आज की जो विषय है वो अलग है, आज की जो सोच है वो अलग है, आज के जो सिद्धांत हैं वो अलग है, और आज की जो परेशानियां हैं, ये कहिए कि या फिर समस्याएं हैं, वो अलग समस्याएं हैं। उस समय की समस्याएं थी वो अलग थी, वो समस्याएं अभी भी हैं गांवों के अंदर या शहरों के अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर कम है। उस समय जो ज्यादा था अब तो नहीं है, कम है पर कम है, और हमें यदा कदा जो है हमको दिखाई भी देते हैं। पर समस्याएं जो बनी हुई है, तो उन समस्याओं का हल हम ढूंढेंगे कहां से? तो ढूंढने के लिए जो मनुष्य जब वो विद्यार्थी जीवन में एक व्यक्ति पढ़ रहा है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो उसके मन में प्रश्न तो उठेंगे, और उस प्रश्नों को समाधान, उत्तर ढूंढने की कोशिश करेगा। तो उत्तर ढूंढने की कोशिश करना ही एक तरह से है कि राजनीति के अंदर प्रवेश करना। और उस उत्तर को ढूंढते वक्त जो है, उत्तर को ढूंढते वक्त टाइम ना देगा 10 मिनट्स, उत्तर को ढूंढते वक्त जो है फिर वो उसके अंदर जो है एक, जिसको हम कहते हैं कि वाद, जिसको इंग्लिश के अंदर इज्म कहा गया है, अंग्रेजी भाषा के अंदर इज्म, जिसको फिर हम ये कहते हैं कि जैसे कि गांधीवाद, गांधीज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म। तो इस तरह से जो है वो अपने इन समस्याओं को समाधान के लिए, इन समस्याएं जो उसके जीवन में देख रहा है कि वो खुद के जीवन में भी, और उसके चारों ओर जो विद्यार्थी है उन लोगों के जीवन में, और वो चारों ओर जहां से वो आया है, जिस शहर से या जिस गांव से, जिस गली कूचों से आया है, वहां की समस्याओं का वो समाधान जो है वो इन वादों में देखेगा, ढूंढेगा। वो देखेगा कि हाँ, इस क्या कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, किस रास्ते के द्वारा मैं जो है समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उनको मैं समस्याओं को खत्म कर सकता हूं। तो विद्यार्थी जो है इन समस्याओं से अलग नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई आप जो है विद्यार्थी हैं, तो पढ़ाई तो हो रही है, तो पढ़ाई क्या, कौन सी पढ़ाई? क्या सिर्फ केवल पुस्तकों की पढ़ाई? क्या पुस्तक सबको सिखा देते हैं? नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि जब निबंध का प्रारंभ के वक्त जब मैं निबंध मैंने प्रारंभ किया, तो मैं आपको बता रहा था कि दो चीजें होती, एक होता है पुस्तक का ज्ञान, दूसरा होता है व्यावहारिक ज्ञान। तो व्यावहारिकता जो होती है, व्यावहारिक ज्ञान जो है वो मनुष्य पर प्रभाव डालता ही है। तो व्यावहारिक ज्ञान कहाँ है? व्यावहारिक समस्याएं सब व्यावहारिक ही होती है, जो बाहर है उन जो समस्याओं को जो है पार पाने के लिए समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। जब समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, तो समाधान ढूंढना ही एक तरह से राजनीति, ये मानकर आप लोग चले। अब ऐसा होता है कि राजनीति जो है पहले जो थी वो अलग थी, और आपकी राजनीति जो है वो अलग अलग है। आज राजनीति जो है सामान्य से सामान्य व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, आपको बताया कि महात्मा गांधी पोरबंदर के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, वो वहां से निकले पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़े, फिर वो साउथ अफ्रीका गए, फिर वहां उन्होंने देखा कि अपार्थेड मतलब छुआछूत या रंगभेद, वहां से उनके मन में पैदा हो कि रंगभेद क्यों है। फिर वो हिंदुस्तान आए, उन्होंने फिर जो है अहिंसा के द्वारा जो है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने पालन किया। एक रूप हमको दिखाई देता है, फिर एक रूप हमको भगत सिंह में दिखाई देता है, जो जिनके पिता आर्य समाजी थे, पर ये टोटल कम्युनिस्ट बन गए। फिर उन्होंने देखा कि सशस्त्र क्रांति, पर सशस्त्र क्रांति क्यों, कारण क्या है? तो उनका उसका रूप अलग था। अगर हम चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की आजाद की बात करते हैं, तो इन दोनों का जो सशस्त्र आंदोलन और भगत सिंह का सशस्त्र आंदोलन में मूलभूत फर्क है, ये याद रखिएगा। या अल्लूरी सीताराम राजू, बहुत सारे हजारों उदाहरण हमारे पास है। तो इन्होंने जो है सशस्त्र आंदोलन के द्वारा जो है भारत की आजादी की बात की, सोची, और इनके दिमाग में कहां से आई बातें? वही विद्यार्थी जीवन के अंदर। भगत सिंह जो है कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे थे, मैनिफेस्टो को पढ़ा उन्होंने, कार्ल मार्क्स जो किताब है एंजल और कार्ल मार्क्स, वहां से वो प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद जो है उन्होंने फिर उन्होंने दास कैपिटल भी पढ़ा, वहां से वो प्रभावित होकर जो है उन्होंने जो है सशस्त्र क्रांति की बात। तो एक वाद जिसको हम कहेंगे, जो इज्म कहेंगे, ये जो धीरे धीरे जो है हम जब कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो उसका हमको प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है। और जो जिस समय पैदा हुए, जिस वर्तमान समय में हम जी रहे हैं, तो उस समय के अंदर जो समाज के अंदर बदलाव हो रहा है, चाहे वो बदलाव आर्थिक भी हो या धार्मिक हो या राजनीतिक बदलाव हो, सामाजिक बदलाव हो, इनका प्रभाव हम पर पड़ता है। और इस प्रभाव के कारण हमारे जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, हमारे जो चारों ओर जीवन है उसके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन के अंदर हम कहाँ टिके हुए हैं, और उन परिवर्तन के अंदर हमको क्या करना है,
अगर गलत रास्ते पे समाज जा रहा है, गलत रास्ते पर जो है देश जा रहा है, जो कि लगता है कि हमको लगता है कि ये गलत है, तो उसके लिए हम क्या करें? जैसे मैंने कहा कि मैं उदाहरण ये दूंगा कि मैं अपने तेलंगाना को, जब तेलंगाना का जब आजादी का लड़ाई चल रही थी, भारत देश आजाद हो चुका था, पर तेलंगाना आजाद नहीं हुआ। निजाम का जो है यहाँ पर राज्य चल रहा था। तो उस समय हमने जो है ये देखा कि सशस्त्र आंदोलन, जिसको हम ये कहते हैं कि तेलंगाना सायुध पोराटम, तेलुगु में जिसको कहा जाता है, वो प्रारंभ हुआ। तो सायुध पोराटम का मतलब यही सशस्त्र आंदोलन कि तेलंगाना को जो हम निजाम के चंगुल से हम निकालेंगे। तो क्या निजाम के चंगुल से निकालने की बात हो रही थी उसके? नहीं, यहाँ पर जो सामंत थे, जो जमींदार थे, जो गांव के अंदर जमींदार थे, उनसे अलग होने की बातें हो रही थी। बातें जो है उनसे मतलब प्रजातंत्र की बात, लोकतंत्र की बातें हो रही। तो लोकतंत्र और प्रजातंत्र जो है, हम प्रजातंत्र और लोकतंत्र में आने की बात कर रहे थे, और कौन से, किसमें से? राजतंत्र से, जो सामंतवादी जमीन व्यवस्था थी उससे आने की बात हो रही, और जमींदारी व्यवस्था जो थी। तो इन लोगों इस सशस्त्र आंदोलन के अंदर कौन थे? वही फिर मैंने जैसे कहा, स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, मजदूर थे, गरीब किसान भी। तो ये जो पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने जो है अपनी राजनीतिक चेतना को प्राप्त करने के बाद गरीब और मजदूरों तक लेके गए चेतना को, और लेने के बाद जो उन्होंने सशस्त्र आंदोलन का प्रारंभ किया। तो कोई भी आंदोलन हो, किसी तरह का भी आंदोलन हो, तो इस तरह से निकलेगा ही, और प्रभावित करेगा, पूरे राष्ट्र को प्रभावित करेगा, पूरे देश को प्रभावित करेगा, पूरे समाज को प्रभावित, व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता ही है, तभी जाके व्यक्ति जो है उसमें कूद पड़ता है, उस राजनीतिक आंदोलन में। तो जब विद्यार्थी जीवन में हम क्यों ना राजनीति के अंदर भाग लें? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि हम वहीं से, तो पुस्तकीय ज्ञान हमें तो वहां से मिल रहा है, पर व्यावहारिक ज्ञान हमको बाहर से मिलेगा ही। तो ये जो है आपको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अभी एक बात है कि एक छोटी सी बात। तो कुछ लोगों का मत ये, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों का मत ये है कि भाई विद्यार्थियों को राजनीति के अंदर नहीं आना चाहिए। तो फिर विद्यार्थियों को किनको आना, फिर कौन लोग हैं जो राजनीति में आए? तो हम पिछले 60 साल या समझिए 50 साल में, ज्यादातर 50 साल की हम बात करेंगे, 40 साल मतलब इमरजेंसी से के बाद और इमरजेंसी के थोड़े से पहले, मतलब 1975 से पहले हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है, एक और 10 बहुत अच्छा लेसन। हाँ, तो हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है राजनीति के अंदर आपराधिक तत्व धीरे धीरे आने लगे, जिनको हम गुंडे कहते हैं, माफिया कहते हैं। वो लोग धीरे धीरे जो है, उन लोगों को जो है राजनीतिक शरण मिलने लगा अलग अलग पार्टियों के द्वारा। तो ऐसे व्यक्ति अगर चुनकर आते हैं, तो एक विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? क्या उनको चुनते हुए हम देख लें? ऐसे लोगों को आना सही है? तो फिर हमारी आवश्यकता है कि हम विद्यार्थी जीवन के अंदर हम सीखते क्या है? सत्य पर चलना, धर्म पर चलना, अहिंसा पर चलना, हम यही चीज सीखते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारे लीडर हैं, हम जिन लोगों को चुनकर हमने भेजा है, वो तो अपराधी हैं, अपराधियों को शरण दे रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य विद्यार्थी जीवन के अंदर, विद्यार्थियों का कर्तव्य ये होता है कि इस नेक्सस को खत्म करने के लिए, ये जो बुराई हो रही है, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग रूप में जो है बुराइयां कर रही है, कि अपराधियों को जो है शरण दे रही है, तो उनके विरुद्ध हम खड़े हों, उनके विरुद्ध खड़े होकर हम बात करें। तो हम यहीं से विद्यार्थी जीवन से हमको राजनीति सीखनी पड़ेगी। और फिर शिक्षकों का दायित्व, हमारा जो दायित्व है, हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, लेक्चरर्स हैं या फिर ये अध्यापक है, हमारा दायित्व ये है कि विद्यार्थियों को, आप लोगों को हम धीरे धीरे जो व्यवस्थागत बुराइयां हैं, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों के बारे में हम अवगत कराएं। और हमारा कर्तव्य यह है कि आपको सही क्या है, गलत क्या है, इसकी जानकारी देते हुए सही और गलत की जो है ज्ञान आपके मन के अंदर हम पैदा करें, और इसके द्वारा जो है राष्ट्र का हित होगा। अब दूसरी बात ये आती है कि जब व्यक्ति को मताधिकार का मिला, मत का अधिकार जो है भारत के अंदर 18 वर्ष है, 18 वर्ष के बाद जो है व्यक्ति को जब भी 5 साल में एक बार या कभी भी, चाहे वो ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट के, मतलब संसद के चुनाव होते हैं, उसको वहां पर अधिकार देने, अपना
मत देने का अधिकार है उसको, मताधिकार। तो मताधिकार, जब व्यक्ति मताधिकार उसको पहुंच चुका होता है 18 साल के बाद, उसको मिल चुका होता है, तो इसका मतलब यही है कि आपको उस समय तक ज्ञान होना चाहिए कि मैं किस राजनीतिक दल को वोट दूं, और जिस राजनीतिक दल को मैं वोट दे रहा हूं उसको क्यों दूं, इसका ज्ञान होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान तो है नहीं और आपको मताधिकार मिल गया और आप जाकर जो आपके घर के लोगों ने, माता पिता ने कह दिया, या जो है बड़े भाई ने कह दिया, या घर में जो बुजुर्ग हैं उन लोगों ने कह दिया, जाकर उसको दे दो। ये सही नहीं हो सकता। तो सही क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप जब आपको मत के आपके आपके पास मताधिकार तो मालूम है, पर आपको ये मालूम नहीं कि मैं किसको अपना अधिकार, अपना वोट दूं। अगर ये नहीं मालूम है तो फिर मतलब क्या हुआ? आपके मताधिकार का अर्थ क्या हुआ? कोई अर्थ ही नहीं। हो सकता है कि आप बुरे आदमी को जाकर वोट दे दें और बुरा आदमी चुनकर आए और फिर वो आपके ऊपर राज्य करे और समाज के ऊपर राज्य करे और समाज के अंदर बुराइयां पैदा करें। तो उससे पहले जब शिक्षा आप कॉलेज में ग्रहण कर रहे हैं या स्कूल में ग्रहण कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि टीचरों के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से, प्राध्यापकों के माध्यम से, या पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा, या फिर व्यावहारिक ज्ञान के द्वारा हम ये देखें कि हम किनको चुने। हम पार्टियों को, दलों को चुने या व्यक्तियों को चुने? दलों के सिद्धांत क्या है? जो दल जो है पिछली बार चुनकर आया था और जिसने सरकार चलाई थी, क्या उसने अपने जो सिद्धांतों के नाम पर, अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से जो बातें उन्होंने रखी, क्या उन्होंने उन बातों को जो है पूरा किया, न्याय किया जो उन्होंने बातें रखी? क्या उनकी बातों से समाज का जो उन्नति हुई, व्यक्ति की उन्नति हुई? नहीं, समाज के साथ उन्होंने अन्याय किया। वो जो उन्होंने सिद्धांत लेके आए थे, उन सिद्धांतों पर वो खरे नहीं उतरे। तो इन सब का ज्ञान एक व्यक्ति को होना चाहिए जो जिसको मताधिकार मिला है। एक वोटर को होना चाहिए, एक विद्यार्थी को होना चाहिए, क्योंकि 18 साल की उम्र में आप पढ़ रहे होते हैं, डिग्री आप पढ़ रहे हैं, द्वितीय वर्ष में या प्रथम वर्ष में आ चुके हैं आप, तो आपको अपने मत का अधिकार तो मालूम होना ही चाहिए। मत के अधिकार से पहले आपको ज्ञान होना चाहिए किस व्यक्ति को, किस संस्था को, किस राजनीतिक पार्टी को मैं वोट क्यों दूं, और उससे मेरा केवल व्यक्तिगत रूप से मेरा ही नहीं, सामाजिक रूप से इस देश का, समाज का क्या लाभ होगा, ये जानना बहुत जरूरी। अगर हम ये नहीं जाएंगे तो हम कैसे देख सकते? तो इस तरह से जो है, तो हुआ ये कि जब यूनिवर्सिटियों के अंदर मतलब ये कहिए कि महात्मा गांधी जी ने स्वयं जो है स्वाधीनता संग्राम 1942 में जो उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों को भी जो है अपने शिक्षण संस्थाओं को, शिक्षा को छोड़कर सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहिए। सक्रिय राजनीति के अंदर भाग लेना चाहिए का मतलब यही हुआ कि भाई इस देश की आजादी के लिए अगर हमको शिक्षा को भी दरकिनार कर दें, मतलब पुस्तकीय शिक्षा हम कहेंगे, या महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी शिक्षा कुछ दिनों के लिए हम बाहर रख दें, बाजू में रख दें, मतलब रख के, और हम भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के अंदर भाग लें। जब ये गांधी जी ने कहा तो हजारों नवयुवक, लाखों नवयुवक जो है शिक्षा को छोड़कर, विश्वविद्यालय को छोड़कर और विद्यालयों को छोड़कर आए, उन्होंने भाग लिया और हमारा देश स्वतंत्र भी हुआ। उसके बाद जो है फिर भारत स्वतंत्रता के बाद भी, जैसे मैंने कहा कि 1975 में जब हम इमरजेंसी स्थापित हुई, तो सारे विश्वविद्यालयों के अंदर, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, जहां से आज आज हम देखते हैं कि चाहे अलग अलग राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर जो पार्टियों के अंदर लीडर हैं, जो आज बूढ़े हो चुके हैं या वृद्ध हो चुके हैं, ये कहिए प्रौढ़ हो चुके हैं, या फिर हम ये कहेंगे कि दिल्ली के अंदर जो सरकार बैठी है, उससे पहले जो बहुत सारी सरकारें थी, वहां पर जो हमारे लीडर थे और आज भी जो लीडर हैं, वह उसी इमरजेंसी की देन है, जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से निकले, जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया। और आज भी हम देखते हैं जेएनयू में, डीयू में, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद बनारस विश्वविद्यालय में, या अलग अलग विश्वविद्यालयों के अंदर आज भी विद्यार्थी जो है लड़ रहे हैं, राजनीतिक चेतना को लेकर लड़ रहे हैं, राजनीतिक चेतना को समावेश करते हुए कि नहीं, अगर इस देश के अंदर ये बुरा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है, तो गलत कहने की क्षमता हमारे अंदर, ये गलत है ये कहने की हमारे अंदर क्षमता, राजनीतिक विचार हमारे अंदर पैदा कर। तो शिक्षा अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा को बनाए रखते हुए हमें जो है राजनीति में भाग लेना बहुत जरूरी है। हाँ, अलग अलग पार्टियों से संबंधित राजनीति हो सकती है,
उनके अपने अपने सिद्धांत हो सकते हैं, अपने अपने विचार हो सकते हैं, पर हमें जो है नीर्क्षीर विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। मतलब क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज का हमारे अंदर जो है ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर ये ज्ञान हमारे अंदर नहीं होगा तो हम उसके द्वारा जो है ज्ञान नहीं होगा तो हम गलत लोगों को चुन लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा लेसन। अब इसके बाद दूसरा मैं निबंध में पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।